14% आबादी लेकिन सिर्फ 5% रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में। मुस्लिम्स का ये हाल आज से नहीं है, कांग्रेस के कार्यकाल में भी ये रिप्रेजेंटेशन 2 से 7% रहा है। केवल 1980s में 9% तक ये गया था। इसका क्या कारण हो सकता है, आइए वो समझने की कोशिश करते हैं। भारत में 86 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है जहां पर मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन 20% से भी अधिक है। बीजेपी, जैसे कि माना जाता है कि मुस्लिम्स बीजेपी को वोट नहीं करते, बीजेपी इन 86 सीट्स में से 38 सीट्स 2014 लोकसभा में जीती थी और 36 सीट्स 2019 लोकसभा में जीती थी। और यूपी जैसे राज्य में जहां पर 23 सीट्स ऐसी हैं जिनमें कि 20% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, वहां पर भी बीजेपी 23 में से 22 सीट्स जीतने में कामयाब रही थी 2014 में, और 2019 में भी केवल 7 सीटें वो हारी थी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा मेनली एक बहुत बड़ा रीज़न इसका होता है कि मुस्लिम्स वोट कांग्रेस और रीजनल पार्टीज में डिवाइड हो जाते हैं। ये माना जाता है कि मुस्लिम वोट्स उस डायरेक्शन में वोट करने के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं जो कि बीजेपी को हरा सकती है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाता। स्ट्रैटेजी कभी कभी इस तरह से काम नहीं करती है कि एक पार्टी को वोट जाए, और इसीलिए डिवाइड हो जाते हैं वोट्स, जो कि हमने देखा कि 23 में से 22 सीट्स जो है वो बीजेपी ले जाती है यूपी में। अब लेकिन ये ट्रेंड थोड़ा सा, अगर हम लास्ट कुछ इलेक्शंस की बात करें तो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग मोड यहाँ पर आने लगा है। वो इंटरेस्टिंग मोड क्या है कि आप अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में 2016 और 2021 में मुस्लिम वोट्स का टीएमसी की तरफ जाना, इसमें बहुत बड़ा एक जंप आया है। जंप ये आया है कि 51% मुस्लिम्स ने टीएमसी को 2016 में वोट किया, जबकि 75% मुस्लिम्स ने टीएमसी को वोट किया 2021 चुनाव में। वहीं 2020 में महागठबंधन को 77% मुस्लिम्स ने वोट किया। यूपी में समाजवादी पार्टी का 2017 से 2022 में 46% से 77% पे वोट शेयर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड आ रहा है कि मुस्लिम वोट्स जो है वो कंसोलिडेट हो रहे हैं। लेकिन साथ में क्या होता है कि जब मुस्लिम वोट्स कंसोलिडेट हो रहे हैं, अब जैसे बिहार की हम बात करें तो वहाँ पर 7 सीट ऐसी है जहाँ पे कि मुस्लिम्स काफ़ी सारे 20% से अधिक वहाँ पर उनकी पॉपुलेशन है। उनमें से 6 सीट्स एनडीए के पास हो जाती है। वो क्यों? क्योंकि मुस्लिम कंसोलिडेशन के साथ में एक एंटी पोलराइजेशन हो जाता है, हिंदू वोट कंसोलिडेशन। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर चलता रहता है। एक चीज़ और मुस्लिम वोट बैंक के साथ होती है कि बीजेपी तो चलो उनको सीट नहीं दे रही है, लेकिन इंडिया अलायंस और बाकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने भी उनको एक तरह से बहुत ज़्यादा टिकट्स नहीं दिए हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हम मुस्लिम्स को टिकट देंगे तो वो हमारे हिंदू वोट्स जो हैं वो बिल्कुल नहीं आएंगे या फिर वो बहुत कम आएंगे। दूसरी चीज़ क्या होगी कि मुस्लिम कैंडिडेट को वोट देने से जो मुस्लिम के पर्सनल वोट्स हैं उसमें भी फ़र्क पड़ सकता है। मान लीजिए एक कैंडिडेट है मुस्लिम, उसके अगेंस्ट में कुछ आपस में कम्युनिटी में कुछ दिक्कतें हैं, उनको लेके इतना प्रेम नहीं है, तो वो वोट्स वहाँ से कट सकते हैं। इन दोनों रीजंस की वजह से आप देखेंगे अगर नंबर्स को, तो कांग्रेस ने केवल 19 मुस्लिम कैंडिडेट्स को फील्ड किया है, टीएमसी ने केवल 6, सपा ने 4, आरजेडी ने 2, उद्धव ठाकरे सेना ने केवल 1 और डीएमके और एनसीपी ने तो किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। बीजेपी को 4% मुस्लिम्स ने 2007 में, फिर 9% ने 2014 में और 7% ने 2019 में वोट दिया। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी ने 15% का टारगेट रखा है इस बार, और वो मुस्लिम्स के जो फैक्शंस हैं उनमें से वोट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम्स के फैक्शंस कौन से हैं? शिया, सुन्नी, सूफी, देवबंदी, यहाँ से बीजेपी वोट निकालने की कोशिश कर रही है। और बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी एक और ग्रुप की तरफ रखी है मुस्लिम्स में, जो कि 57% मुस्लिम्स हैं पसमंदा, जो कि सोशली बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं। पसमंदा वोट्स को लुभाने के लिए मोदी जी ने मोदी मित्र 25,000 से ज़्यादा मुस्लिम मोदी मित्र
चयनित किए गए हैं जो कि मोदी के लिए माहौल बनाने का काम करते हैं, मोदी के फेवर में माहौल बनाने का काम करते हैं। अब इस इलेक्शन में इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या बीजेपी मुस्लिम वोट्स को थोड़ा सा अपनी तरफ खींच पाती है या फिर नहीं खींच पाती है और पूरे वोट्स इंडिया अलायंस की तरफ जाते हैं, या फिर पहले की तरह मुस्लिम वोट्स बढ़ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स में क्रिएट नहीं कर पाते हैं।